Assalamu alaikum. I am Bushra Qadir from MK Preparation. In this lecture, we will discuss about Azad and Jammu Kashmir Public Service Commission Lecture Biology Past Salt Paper 2017. आपको मैं इसके आज़ाद जम्मू कश्मीर जो पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चर के पेपर होते हैं इनमें 100 MCQs का पेपर होता है और 100 MCQs के पेपर में 100 के 100 MCQs जो होते हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। कोई भी पेडागोजी या जनरल नॉलेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मौजूद नहीं होता। जैसा कि हम लेक्चर बायोलॉजी का पेपर डिस्कस करने लगे हैं तो इसमें सारे ही MCQs जो हैं 100 MCQs वो बायोलॉजी के सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। और जो आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स होते हैं इनमें कोई कोर्स आउटलाइन नहीं दी जाती। FSC से लेकर MSc तक तमाम बुक्स जो हैं वो पढ़नी पड़ती हैं, प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, तो क्योंकि ये कोई भी कोर्स आउटलाइन नहीं देते। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज इन्वॉल्व्ड इन द टर्मिनेशन ऑफ RNA सिंथेसिस। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी प्रोटीन है जो आरएनए की सिंथेसिस को टर्मिनेट करवाती है, यानी कि आरएनए की जो सिंथेसिस हो रही होती है। बेसिकली आरएनए सिंथेसिस जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है। जैसा कि यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जब डीएनए से आरएनए सिंथेसाइज हो रहा होता है तो इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जब आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करवाता है, आरएनए की सिंथेसिस को सिंथेसाइज करवाता है, तो उसके बाद जब आरएनए सिंथेसाइज हो जाता है तो उसकी टर्मिनेशन के टाइम पर क्या होता है कि जो रियो फैक्टर होता है रियो बाइंडिंग साइट पर आकर अटैच होता है, यानी कि रियो प्रोटीन जो होती है वो रियो बाइंडिंग साइट पर आकर अटैच होती है और मैसेंजर आरएनए जो होता है यानी कि जो डीएनए से बन रहा होता है उसकी टर्मिनेशन करवाने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा था कि कौन सी प्रोटीन है जो टर्मिनेशन करवाती है आरएनए सिंथेसिस की। तो जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि आरएनए की सिंथेसिस जो टर्मिनेट कर रही है वो बेसिकली रियो प्रोटीन करवा रही है। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज इज कॉल्ड। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है उसके लिए बाइंडिंग साइट कौन सी होती है। तो जब भी यहाँ पे अगर हम डायग्राम में भी देखें तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है इसके साथ हमारे पास प्रोमोटर वाली साइड मौजूद है और प्रोमोटर पर हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज आकर अटैच होता है और इसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो आगे स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोमोटर बेसिकली वो रीजन होता है, वो साइट होती है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आकर अटैच होता है। डीएनए की एक डीएनए स्टैंड के ऊपर एक साइट होती है जिसको हम प्रोमोटर कहते हैं, वहां पर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है और फिर वहां से आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली सी ऑप्शन जो है प्रोमोटर वो राइट है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। इन ऑप्शंस में से पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में कौन से इन्वॉल्व हैं प्रोसेसेस। तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 5 प्राइम कैपिंग। तो हम जानते हैं कि जब आरएनए की सिंथेसिस हो जाती है तो आरएनए को सिंथेसाइज करने के बाद उसको न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भेजा जाता है ताकि आरएनए मैसेंजर आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में जाए और वहाँ पे राइबोसोम के साथ अटैच हो, वहाँ पे जो है प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो सके। तो न्यूक्लियस से जब मैसेंजर आरएनए बनता है और उसको साइटोप्लाज्म में भेजा जाता है तो उससे पहले जो है वो कुछ ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की जाती हैं। तो जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होती हैं उनमें 5 कैप यानी कि 5 प्राइम कैपिंग भी इन्वॉल्व होती है। इसी तरह एडिशन ऑफ पोली ए टेल यानी कि कैप 5 प्राइम एंड पे कैप ऐड की जाती है और 3 प्राइम एंड पर पोली ए टेल अटैच की जाती है। इसी तरह जो स्प्लाइसिंग की जाती है सी ऑप्शन ये भी राइट है, बिकॉज स्प्लाइसिंग जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो मैसेंजर आरएनए है इसमें से जो हमारे पास इंट्रॉन्स हैं इनको अलहदा किया गया है, यानी कि इंट्रॉन्स को निकाल दिया गया और एक्सोन्स को एक दूसरे के साथ सप्लाइज कर दिया गया है और साथ में जो 5 प्राइम वाली साइड है वहाँ पे कैप अटैच कर दी गई है और 3 प्राइम जो साइट है वहाँ पे पोली ए टेल अटैच कर दी गई है। और अब जो है मैसेंजर आरएनए जो है वो सप्लाइज्ड हो चुका है और इसमें टेल और कैप जो है वो ऐड हो चुकी है और अब इसको भेज दिया जाएगा साइटोप्लाज्म में। तो ये जो तीनों प्रोसेसेस हैं ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में हो रहे होते हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन राइट है, ऑल ऑफ अबव।
नेक्स्ट है गॉल स्टोन्स आर मोस्ट ऑफन द रिजल्ट ऑफ। गॉल स्टोन्स जो होते हैं यानी कि जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जो गॉल ब्लैडर होता है हमारे लिवर के साथ, उस गॉल ब्लैडर में कभी-कभी ऐसा होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर जो बाइल प्रोड्यूस हो रही है वो बेसिकली लिवर जो होता है हमारा वो बाइल को प्रोड्यूस करता है। अब वो जो बाइल होती है वो लिवर सिंथेसाइज करने के बाद स्टोर कहाँ पे करता है? गॉल ब्लैडर में। अब गॉल ब्लैडर में जब बाइल स्टोर होती है टेम्परेली, तो वहाँ पे अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल की का लेवल ज़्यादा होगा बाइल में, तो उसकी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी कोलेस्ट्रॉल की, और वहाँ पे गॉल ब्लैडर में जो है वो स्टोन बनना शुरू हो जाएगा। अब बेसिकली अगर ये गॉल ब्लैडर अच्छे से रिमूव नहीं करता किसको ये जो हमारे पास बाइल बन रही होती है, अगर उसको अच्छे से रिमूव नहीं करता, अगर कोई बाइल बाकी बच जाती है गॉल ब्लैडर में और वो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की हाई लेवल होने की वजह से प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाती है, तो आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ जो है वो स्टोन में तब्दील हो जाता है और उसको हम फिर गॉल स्टोन कहते हैं। तो बेसिकली जो इसका रिज़ल्ट है, मतलब यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि गॉल स्टोन किसकी वजह से होता है, तो जो मेन रीज़न है गॉल स्टोन का, वो है प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है स्पॉन्ज आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला, के जो स्पॉन्ज होते हैं ये कौन से फाइला से बिलोंग करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे पिक में देख सकते हैं कि स्पॉन्ज जो होते हैं ये बेसिकली मेरीन एनिमल्स हैं और ये फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं। ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं और सिंपल एनिमल्स समझे जाते हैं, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एनिमल्स हैं और ये फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं। सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है डैश ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ वायरल डिजीज। अब इनमें से हमने बताना है कि कौन सी डिजीज जो है वो वायरल नहीं है, यानी कि बेसिकली जो वायरल डिजीज होती हैं वो जो है होती हैं वायरसेस की वजह से। तो इनमें से कौन सी डिजीज है जो वायरस की वजह से नहीं होती, तो बी ऑप्शन राइट है। ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली इसको हम टीबी भी कहते हैं और ये लंग में इन्फेक्शन होने की वजह से जो है वो होती है और ये इन्फेक्शन जो है बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, ये इन्फेक्शन होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। तो यानी कि ये ट्यूबरक्लोसिस जो है ये बेसिकली बैक्टीरिया काज करता है ये डिजीज, ये वायरल डिजीज नहीं है, इसलिए हम बी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सरप्लस रेड ब्लड सेल्स नीडेड टू मीट एन इमरजेंसी आर मेनली स्टोर्ड इन व्हाट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इज इट द पैंक्रियास, लिवर, स्प्लीन, किडनीज। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे पास रेड ब्लड सेल बन रहे होते हैं बॉडी में, यानी कि बोन मैरो में जो रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, अब वहाँ पे जो अगर सरप्लस जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, अब जो बॉडी को नीड है रेड ब्लड सेल की वो तो ब्लड में इंटर हो जाएंगे, वो तो जो है यूज किए जा रहे होंगे, लेकिन जो सरप्लस यानी कि जो फालतू रेड ब्लड सेल बच जाएंगे उनको इमरजेंसी सिचुएशन को मीट करने के लिए स्टोर किया जाता है ह्यूमन बॉडी में। तो यहाँ पे पूछा बेसिकली ये जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी के कौन से ऑर्गन में जो है वो सरप्लस रेड ब्लड सेल को स्टोर किया जाता है, ताकि बाद में अगर इनकी जरूरत पड़े तो इमरजेंसी सिचुएशन में तो हम इनको यूज कर सकें। तो बेसिकली जो सरप्लस रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको स्टोर किया जाता है स्प्लीन में। तो यहाँ पे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं स्प्लीन दिखाई गई है, यहाँ पे बेसिकली सरप्लस रेड ब्लड सेल्स को स्टोर किया जाता है। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है व्हेन अ wound occur in human, the platelets in the body activate a substance which start the clotting process। यानी कि जब भी जख्म होता है इंसानों में, कहीं पे भी बॉडी में कहीं जख्म होता है, तो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ब्लड के अंदर ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, ऐसी सब्सटेंस को एक्टिवेट कर देते हैं जो क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकती है। यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग में जो सब्सटेंस इन्वॉल्व होती है वो स्टार्ट कर देती है, प्लेटलेट्स उसको एक्टिवेट कर देते हैं। The substance which start the clotting is, अब हमने ये वो सब्सटेंस बतानी है जो प्लेटलेट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में एक्टिवेट कौन सी सब्सटेंस को करते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो हमारे पास जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं प्रोथ्रोम्बिन, ये बेसिकली क्या करते हैं कि जहाँ पे भी वाउंड होता है
तो जो प्रोथ्रोम्बिन है ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये थ्रोम्बिन जो बेसिकली सब्सटेंस है ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स वो थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करते हैं और थ्रोम्बिन क्या करवाती है कि जहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है वहाँ पे फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो है उसको सोलुबल प्रोटीन को फैब्रिन प्रोटीन में कन्वर्ट कर देती है जो कि इनसोलुबल होती है और इससे क्या होता है कि फैब्रिन स्ट्रैंड्स बनना शुरू हो जाते हैं और ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है। जैसे ही ब्लड क्लॉट होता है तो ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। तो बेसिकली जो मेन रोल है जिस सब्सटेंस का ब्लड क्लॉटिंग में वो है थ्रोम्बिन। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ सेल डिवीजन द माइटोटिक apparatus disappear, the chromosomes become attenuated and the centrioles duplicate and split. The nuclear membrane becomes reconstituted and the nucleolus reappear. This phase of cell division is known as। अब हमें यहाँ पे कुछ सिचुएशंस बताई हुई हैं, कंडीशंस दी हुई हैं और पूछा जा रहा है कि ये कौन सी स्टेज है सेल डिवीजन की जिसमें ऐसा हो रहा होता है। तो यहाँ पे हमें हिंट भी इन्होंने दे दिया है कि इन्होंने कहा है ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। तो फाइनल स्टेज जो सेल डिवीजन की है बेसिकली वो टीलोफेज ही होती है। और उसके बाद इन्होंने कुछ और हिंट्स दिए हैं जैसा कि इन्होंने बताया कि माइटोटिक apparatus डिसअपीयर हो जाना, इसी तरह क्रोमोसोम्स का दोबारा से अटेनुएटेड हो जाना और सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेट करना और फिर एक दूसरे से स्प्लिट कर जाना, अलहदा हो जाना, इसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का दोबारा से बन जाना और न्यूक्लियोलस का रीअपीयर हो जाना, दोबारा आ जाना। ये सारी सिचुएशंस कौन सी फेज में हो रही होती हैं सेल डिवीजन की। तो ये सारा कुछ जो हो रहा होता है अगर हम डायग्राम में भी देखें कि सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट किए हैं और जो है वो स्प्लिट हो गए हैं, अपने अपोजिट पोल्स पे चले गए हैं। इसी तरह न्यूक्लियोलस जो है वो रीअपीयर हो गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रीअपीयर हो गई है। और ये सारा कुछ जो हो रहा होता है बेसिकली ये टीलोफेज में हो रहा होता है और ये फाइनल स्टेज होती है सेल डिवीजन की, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया एंड हंटिंगटन क्लोरा आर बोथ। अब ये दो जो डिजीजेज हमें बताई गई हैं बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सी डिजीज हैं, क्या ये वायरल डिजीजेज हैं या कॉन्जेनिटल डिजीज डिसऑर्डर्स हैं या फिर बैक्टीरियल रिलेटेड डिजीजेज हैं। तो बेसिकली अगर हम हंटिंगटन की बात करें तो ये कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है। इसी तरह सिकल सेल एनीमिया जो है ये भी कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है। कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स बेसिकली वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें जो बाय बर्थ होते हैं, यानी कि अभी प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग ही जो बेबी होता है उसमें ये डिजीज आ चुकी होती है और आफ्टर बर्थ जो है ये आगे चलती रहती है। तो हंटिंगटन डिजीज है, इसमें ये होता है कि जो न्यूरॉन है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं और न्यूरॉन्स की डीजनरेशन की वजह से डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स ब्रेन में डिफरेंट प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं जैसा कि इनलार्जमेंट हो जाना लेटरल वेंट्रिकल्स का। तो इसी तरह जो सिकल सेल एनीमिया है इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी शेप जो है वो कौन सी हो जाती है, सिकल क्रीसेंट की तरह शेप होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से जो है जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है रेड ब्लड सेल की वो बहुत कम होती है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो ऑक्सीजन जो है बहुत कम मिलती है बॉडी को। तो बेसिकली ये बहुत डिजीजेस जो हैं ये कॉन्जेनिटल डिजीजेस हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन। इनमें से कौन सा जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का जो न्यूरॉन का पार्ट नहीं है। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं और इनमें से हमने ये बताना है कि न्यूरॉन जो होता है उसका वो इनमें से कौन सा पार्ट नहीं होता। तो बेसिकली जो न्यूरॉन होता है वो सेल बॉडी और डेंड्राइट और एक्सोन पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पे जो हमारे पास सिनेप्स का ऑप्शन है ए ये राइट है बिकॉज ये न्यूरॉन का पार्ट नहीं है। अगर हम दो न्यूरॉन्स को देखें यहाँ पे डायग्राम में तो दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो कम्युनिकेशन के ड्यूरिंग जब न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करते हैं तो एक गैप होता है दो न्यूरॉन्स के दरमियान में, छोटा सा गैप होता है जैसा कि यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं। वहाँ पे छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स जो हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन के साथ इन न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जो है वो कर रहा होता है कम्युनिकेट।
तो जो बीच में गैप होता है इसको सिनेप्स कहते हैं। तो अब ये गैप जो है ये न्यूरॉन का पार्ट नहीं है, तो इसलिए ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय दी, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो मेलाटोनिन प्रोड्यूस करवाता है। तो अगर हम मेलाटोनिन की बात करें तो हमारा जो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा मिस ऑप्शन में मैंने गलती कर दी है कि जो हमारे पास पेनियल ग्लैंड है, सी ऑप्शन ये राइट है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये राइट नहीं है। सी ऑप्शन जो है पेनियल ग्लैंड ये राइट है, बिकॉज जो पेनियल ग्लैंड होता है, अगर हम यहाँ डायग्राम में देखें तो पेनियल ग्लैंड जो होता है ये छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा ग्लैंड होता है हमारे ब्रेन में। ये क्या करता है कि जब भी लाइट पड़ती है तो क्या होता है कि ये जो है मेलाटोनिन ये नहीं प्रोड्यूस होता। अब जब अंधेरा होता है रात के टाइम, डार्क पीरियड के ड्यूरिंग, तो पेनियल ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, मेलाटोनिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ड्यूरिंग डार्क पीरियड में मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है। सनलाइट की मौजूदगी जो होती है वो इनहिबिट करती है मेलाटोनिन की सिंथेसिस को। तो बेसिकली जो मेलाटोनिन है ये इसका स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है डायग्राम में, ये हमारी स्किन को कलर देने का काम करता है। तो मेलाटोनिन जो है ये बेसिकली पेनियल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, सी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये एक प्रोटीन हार्मोन है, एक प्रोटीन इन नेचर हार्मोन है जो प्रोड्यूस कर रहा होता है, पैंक्रियाज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि इंसुलिन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सेक्रेटेड बाय द पैंक्रियाज ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, बिकॉज पैंक्रियाज जो हैं यही रिलीज करते हैं इंसुलिन को। दूसरा है अब प्रोटीन, यानी कि इंसुलिन जो है वो एक प्रोटीन इन नेचर है, तो प्रोटीन वाला जो ऑप्शन है ये भी राइट है। इसी तरह इन्वॉल्व इन दी मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, तो जो हमारे पास इंसुलिन है इसका बेसिकली रोल ये है कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है तो जो हमारे पास पैंक्रियाज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और इंसुलिन जो है वो हमारी ब्लड में से जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कम करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से जो ऑल ऑफ दीज है ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेजेस आर, बैक्टीरियोफेजेस जो हैं ये क्या हैं। बैक्टीरियोफेजेस बेसिकली वायरसेस हैं, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है, बिकॉज जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं जो वायरसेस बैक्टीरिया को अटैक करते हैं उन वायरसेस को हम बैक्टीरियोफेज वायरसेस कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। यहाँ पे हम बैक्टीरियोफेज वायरस की डायग्राम भी देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे कैप्सिड हेड मौजूद है जिसमें न्यूक्लिक एसिड मौजूद है, इसी तरह जो नेक रीजन है वहाँ पे कॉलर मौजूद होता है, और नीचे टेल मौजूद है, और टेल के साथ स्पाइक्स मौजूद होती हैं बेस प्लेट पे। तो बेसिकली ये जो बैक्टीरियोफेजेस हैं ये बैक्टीरिया को अफेक्ट करने वाले वायरसेस होते हैं, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है द एड्स वायरसेस स्पेसिफिकली अटैक विच काइंड ऑफ सेल्स। जो एड्स वायरसेस होते हैं वो अटैक करते हैं कौन से काइंड ऑफ सेल को। तो बेसिकली जो हमारे पास एड्स वायरसेस होते हैं जिनको हम HIV वायरस कहते हैं, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि HIV वायरस जो है वो क्या करता है कि जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करने वाले सेल्स, उन पे ऊपर अटैक करता है, जिससे जो इम्यूनिटी है ह्यूमन बीइंग्स में वो कम हो जाती है, और इम्यूनिटी जैसे ही वीक होती है तो डिफरेंट जो बॉडी है वो डिफरेंट डिजीज से असेसिबल हो जाती है। तो सस्पेक्टिबिलिटी जो है डिजीज़ की, इन्फेक्शंस की, वो बढ़ जाती है बॉडी में, बिकॉज जो हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं वो वीक हो जाते हैं, तो एड्स की डिजीज़ काज करते हैं। तो सी जो ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच एन अमाइनो एसिड लूजेस इट्स अमाइन ग्रुप इज कॉल्ड। अब वो प्रोसेस जिसमें अमाइनो एसिड अपना अमाइनो ग्रुप लूज करता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पे अगर हम देखें अमाइनो एसिड, अगर हमारे पास अमाइनो एसिड है और उसके जो अमाइनो ग्रुप है वो रिलीज हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी अमाइनेशन, यानी कि अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप का
रिमूव हो जाना, लॉस हो जाना। ड्यूरिंग यूरिया साइकिल जो है बेसिकली हमारे पास ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन हो रही होती है और जब अमोनिया में से अमाइनो ग्रुप जाता है तो हमारे पास जो है वो ग्लूटामेट बनता है। इस तरह से फिर आगे डिफरेंट चेंजेस आते हैं। तो बेसिकली यूरिया साइकिल की ड्यूरिंग डीअमाइनेशन हो रही होती है। सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बेसिकली जो होता है वो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। जैसा कि हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए दिखाया गया है जो कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सर्कुलर भी होता है और डबल स्टैंडर्ड भी होता है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनेलीज कॉल्ड सुसाइडल बैग्स आर। वो कौन सी सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं, यानी कि सेल में मौजूद वो कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं जिनको हम सुसाइड बैग्स कहते हैं। तो बेसिकली जो सुसाइड बैग्स का काम करती हैं ऑर्गेनेली सेल में वो होती है लाइसोसोम। ए ऑप्शन राइट है। अगर हम यहाँ पे लाइसोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें फोस्फोलिपिड बाइलेयर मौजूद है, साथ में कुछ एंजाइम्स भी मौजूद हैं और प्रोटीन्स भी। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म के एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम में और ये जो है वो सेल में डिफरेंट तरह के सेल्स की डेथ काज करते हैं। तो इसलिए जब ज़रूरत पड़ती है तो ये खुद भी जो है वो खुद को भी कर लेते हैं ऑटोफैगी के थ्रू। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है कि ये जो लाइसोसोम है इनको सुसाइड बैग्स कहा जाता है। नेक्स्ट है द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो बेसिकली उससे रिलेटेड हमने जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये राइट है। अगर हम गोल्जी एपरेटस की बात करें या गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो वो प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स या कुछ भी बनाता है, तो जब वो भेजता है गोल्जी एपरेटस की तरफ तो गोल्जी एपरेटस क्या करता है कि उसकी पैकेजिंग करता है, उसकी सॉर्टिंग करता है और साथ में इसका एक जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो ये होता है कि मॉडिफिकेशन करता है। मॉडिफिकेशन किस तरह से करता है कि ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। वो इस तरह से कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को आपस में अटैच करता है और ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। तो जो डी ऑप्शन है फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन ये राइट है बिकॉज ये मॉडिफिकेशन करता है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की, उनको आपस में अटैच करवा के कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सब्सटेंस आर सेल इंक्लूजन्स एक्सेप्ट। अब इनमें से कौन सी सब्सटेंस, वो कह रहे हैं कि इनमें से जो बाकी सब्सटेंस हैं वो तो सेल के अंदर होती हैं, मतलब सेल इंक्लूजन्स में रहती हैं, सेल के मेम्ब्रेन में रहती हैं। अब कौन सी चीज़ इनमें से ऑर्गेनेली है जो सेल इंक्लूजन्स नहीं है। तो सेंट्रोसोम्स जो होते हैं ये सेल इंक्लूजन्स नहीं होते, ये एक सेपरेट ऑर्गेनेली के तौर पे एक्ट करते हैं और इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। बेसिकली इनके ऊपर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, इस वजह से इनको हम सेल इंक्लूजन्स नहीं कह सकते। तो डी ऑप्शन जो है ये राइट है। और सेंट्रियोल्स का रोल होता है माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन में। माइक्रोट्यूब्यूल से ये मिलकर बनते हैं सेंट्रोसोम्स और ये माइटोटिक अपरेटस बनाने में हेल्प करते हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है द पॉलीसेकेराइड फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स इज। जो कौन सी पॉलीसेकेराइड है जो एक्सोस्केलेटन बनाता है इनवर्टिब्रेट्स में। तो अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो जैसे आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है उनमें जो पॉलीसेकेराइड इन्वॉल्व होता है उनकी एक्सोस्केलेटन बनाने में वो बेसिकली काइटिन होता है। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है साइक्लिक AMP is formed from ATP by the enzyme adenylate cyclase which is activated by the hormone। अब हमारे पास जो ATP है, जैसे कि हम अगर डायग्राम में देखें तो जब हम ATP से साइक्लिक AMP बनाते हैं तो इस प्रोसेस में हमारे पास जो एंजाइम हेल्प कर रहा होता है उस एंजाइम को कहते हैं एडेनिलेट साइक्लेज। अब इस हार्मोन को इस एंजाइम को कौन सा हार्मोन जो है वो एक्टिवेट करता है। तो इस एंजाइम को जो हार्मोन एक्टिवेट करता है बेसिकली उसका नाम है एपिनेफ्राइन। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है ये राइट है। नेक्स्ट है हेक्सोकाइनेज हैज हाई एफिनिटी फॉर ग्लूकोज देन। अब जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है उसकी एफिनिटी ज़्यादा है ग्लूकोज के लिए बनिस्बत कौन से एंजाइम के।
तो ग्लूकोकाइनेज से ज़्यादा हेक्सोकाइनेज की जो अफिनिटी होती है ग्लूकोज के लिए वो ज़्यादा होती है। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन में देखें हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज का कंपैरिजन देखें तो जो हमारे पास अफिनिटी अगर हम देखें तो हेक्सोकाइनेज की जो अफिनिटी है वो हाई है, जबकि जो ग्लूकोकाइनेज है इसकी अफिनिटी जो होती है वो लोअर अफिनिटी रखता है। ग्लूकोज के लिए अफिनिटी जो है वो लोअर रखता है ग्लूकोकाइनेज, तो हम ग्लूकोकाइनेज को सिलेक्ट करेंगे बी ऑप्शन। नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड इज, कौन सा इनमें से अमाइनो एसिड है जिसमें सल्फर जो है वो मौजूद होता है। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास मिथ्योनिन जो ए ऑप्शन है ये राइट है, बिकॉज अगर हम मिथ्योनिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें हमारे पास दो एंजाइम है यहाँ पे साइटस सिस्टीन एंड मिथ्योनिन, दोनों में ही सल्फर मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में क्योंकि हमारे पास मिथ्योनिन मौजूद है तो हम मिथ्योनिन को सिलेक्ट करेंगे। मिथ्योनिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें सल्फर मौजूद होता है, तो ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब हमने इनमें से जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उनसे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, उसको सिलेक्ट करना है। तो जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं बेसिकली ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज किए जा रहे होते हैं बाय द एसेंशियल अमाइनो एसिड, तो जो बी ऑप्शन है ये राइट है, मे बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी फ्रॉम एसेंशियल अमाइनो एसिड। हमारी जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं ये हमारी डाइट में मौजूद नहीं है, ये हमारी डाइट में मौजूद नहीं होते, तो हम इनको क्या करते हैं कि जो हमारे हम एसेंशियल अमाइनो एसिड लेते हैं डाइट के थ्रू, उस डाइट के थ्रू जो हम एसेंशियल अमाइनो एसिड लेते हैं उनसे ही हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है द प्रोटीन प्रेजेंट इन हेयर इज, हमारे जो बाल होते हैं उनमें कौन सी प्रोटीन मौजूद होती है। तो बेसिकली कैरेटिन जो ए ऑप्शन है वो राइट है, बिकॉज हमारी जो हेयर्स हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि टफ सा और हार्ड स्ट्रक्चर जो बनाता है हमारे हेयर्स को वो कैरेटिन एक डेड प्रोटीन है। कैरेटिन प्रोटीन बेसिकली हमारे नेल्स और हेयर स्ट्रक्चर बना रही होती है, तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है द टेक्निक फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन दैट कैन बी मेड स्पेसिफिक फॉर अ गिवन प्रोटीन इज, कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसको यूज करके हम प्योरिफिकेशन करते हैं प्रोटीन्स की ताकि हम स्पेसिफिक जो गिवन प्रोटीन है उसको बना सकें। तो हमारे पास जो है टेक्निक उसका नाम है अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, डी ऑप्शन राइट है यहाँ पे, बिकॉज डी ऑप्शन में अगर हम देखें तो अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी जो होती है इसमें क्या होता है कि अफिनिटी की बेस पे हम जो है डिफरेंट प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं इस टेक्निक में, और ये जो हमारे पास टेक्निक होती है इसको हम कहते हैं अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। बेसिकली अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी प्रोटीन्स की प्योरिफिकेशन के लिए यूज की जा रही होती है। नेक्स्ट है एन इम्यूनोग्लोबुलिन which can cross the placental barrier is, वो कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है या हम कह सकते हैं एंटीबॉडी है जो क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई भी ऐसी ग्लोबुलिन नहीं है जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सके, तो हम नन ऑफ अबव जो है ये सिलेक्ट करेंगे। बिकॉज अगर हम इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करें जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती है तो वो है IgG, जैसा कि यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि IgG जो है ये सिलेक्टिव प्लेसेंटल IgG जो है ये पेरेंट मदर से जो है वो प्लेसेंटा को प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके ऑफ स्प्रिंग में जा रही है। तो यहाँ पे क्योंकि IgG का ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ अबव राइट है। नेक्स्ट है द मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन इन प्लाज्मा इज, अब जो मोस्ट अबेंडेंटली प्रेजेंट इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा अबेंडेंटली पाई जाती है वो कौन सी है, तो IgG जो है यही वो मोस्ट अबेंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन है। अगर हम इसकी परसेंटेज देखें तो यहाँ पे बाकियों की निस्बत अगर हम देखें कंपैरिजन करें तो IgG जो है ये ऑरेंज कलर में ये एरिया बता रहा है कि टोटल जो IgG है ये ज़्यादा होती है इम्यूनोग्लोबुलिन मोस्ट अबेंडेंटली प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में, तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है एंटीबॉडी डाइवर्सिटी अराइजेस फ्रॉम,
एंटीबॉडी की जो डाइवर्सिटी है, यानी कि इसमें जो वर्सटैलिटी है, ये किस बेस पे अराइज होती है? बेसिकली ये तीनों ऑप्शन राइट हैं, बिकॉज जीन की एम्प्लीफिकेशन होना, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग करना और जीन की रीअरेंजमेंट करना, ये तीनों प्रोसेस जो है एंटीबॉडी की डाइवर्सिटी को जो है इंक्रीज करते हैं, और ये तीनों प्रोसेस बायस बनते हैं एंटीबॉडी की डाइवर्सिटी का, उसमें वर्सिटिलिटी पैदा करने का। तो ऑल ऑफ दीज जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज द फंक्शन ऑफ। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है ये किसका फंक्शन है? तो जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये बेसिकली हमारी सेल इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम यहाँ पे ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मुवाजना करें तो ह्यूमोरल जो इम्यूनिटी होती है उसमें बी सेल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, साथ में मेमोरी सेल्स बनाते हैं। प्लाज्मा सेल्स आगे एंटीबॉडी बनाते हैं जो एंटीजन के साथ अटैच करके उनको किल करती है। तो अगर हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करें तो वहाँ पे टी सेल्स जो होते हैं वो एंटीजन डिस्प्ले करते हैं और उनके साथ जो है वो जाकर क्या करते हैं कि डिफेंड करते हैं, इन्फेक्टेड सेल के साथ अटैच करके उनको किल करते हैं। तो इस तरह से जो है वो टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। तो टी lymphocyte is the right option. Next, MHC proteins are unique to। MHC मेजर हेमेटोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन को कहा जाता है और ये यूनिक होते हैं, हर इंडिविजुअल में ये यूनिक होते हैं। MHC जो है ये हर इंडिविजुअल में यूनिक होती है। तो यहाँ पे बेसिकली दो मैंने क्लासेस दिखाई हैं आप लोगों को, क्लास 1 और क्लास 2। तो ये जो होता है हर इंडिविजुअल में डिफरेंट होती है। मेजर हेमेटोकम्पैटिबिलिटी जो प्रोटीन है ये डिफरेंट होती है हर इंडिविजुअल में। तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है MIC क्लास 1। यहाँ पे MHC है, बेसिकली MIC नहीं है। MHC जो क्लास 1 है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था MHC क्लास 1। तो यहाँ पे जो वो पूछ रहे हैं कि MHC क्लास 1 है प्रोटीन, ये प्रेजेंट होती है किसकी सरफेस पे प्रेजेंट होती है? तो बेसिकली ये तमाम सेल्स की जितने भी हमारे जो हैं हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्यूनिटी में जो हेल्प करते हैं सेल्स, उन सब के ऊपर ये प्रेजेंट होती है ये क्लास 1 जो प्रोटीन है। बी सेल्स हों या मैक्रोफेज सेल हों या टी सेल्स हों तो सब में ही होती है। तो इसलिए ऑल सेल्स जो है डी ऑप्शन ये राइट है। नेक्स्ट है MAC, यहाँ पे MHC है। MHC क्लास 2 प्रोटीन जो है बेसिकली ये इन कॉन्जंक्शन विद एंटीजन आर रिकॉग्नाइज्ड बाय, जब ये एंटीजन के साथ अटैच हो जाती है, जैसा कि यहाँ पे हम देखें नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो हमारे पास एंटीजन के साथ जब MHC सेल क्लास 2 प्रोटीन अटैच हो जाती है तो उसको रिकॉग्नाइज हम कौन कर लेते हैं, उनको फौरन जो है हमारे हेल्पर टी सेल्स वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उसके साथ बाइंड करते हैं, और जैसे ही बाइंड करते हैं तो इम्यूनिटी की डेवलपमेंट, ऑटो इम्यूनिटी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स रिलीज। हमारे पास जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं बेसिकली ये टी लिम्फोसाइट्स की ही टाइप हैं, और जब वो डिफरेंशिएट होते हैं तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनाते हैं। तो ये बेसिकली क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये रिलीज करते हैं परफोरिन। ए ऑप्शन राइट है। परफोरिन जब ये रिलीज करते हैं तो वो हेल्प करता है, परफोरिन हेल्प करता है कि पेनिट्रेशन, जब यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो जो टी किलर सेल्स हैं, टी किलर सेल्स को इंटर करना है, इस सेल एंटीजन के साथ बाइंड करना है और सेल के अंदर इंटर करना है ताकि एंटीजन को किल किया जा सके। तो उसके लिए पेनिट्रेशन के लिए जो है वो परफोरिन रिलीज कर रहे हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है वो परफोरिन रिलीज कर रहे हैं जो पेनिट्रेशन में हेल्प कर रही है, सेल के अंदर पेनिट्रेशन में हेल्प कर रही है। तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन स्टीरिक एसिड। जो स्टीरिक एसिड है बेसिकली ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और इसमें जो अगर हम इसका फार्मूला देखें यहाँ पे और स्ट्रक्चर देखें तो C18 है। तो इसमें टोटल 18 कार्बन होते हैं, इसमें टोटल कार्बन जो होते हैं उनका नंबर 18 है, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फैटी एसिड्स। इनमें से एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से हैं?
तो ऑल ऑफ दीज जो है ये राइट है, बिकॉज लिनोलेइक एसिड, आर्चिडोनिक एसिड एंड लिनिक एसिड तीनों ही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और तीनों ही जो हैं वो असेंशियल फैटी एसिड्स हैं। मतलब कि हमारा हमें असेंशियली इनकी ज़रूरत होती है बॉडी को। तो ऑल ऑफ अबव जो है वो राइट ऑप्शन है। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं सबका कि किस तरह से जो हमारे पास लिनोलेनिक एसिड है इसका कार्बन 12 होते हैं इसमें, और इसी तरह जो हमारे पास लिनोलेइक एसिड है उसमें डिफरेंट परसेंटेज होती है कार्बन की। तो ऑल ऑफ अबव राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनोला ऑयल हैज सैचुरेटेड फैट कंटेंट, यानी कि जो कैनोला ऑयल होता है उसमें सैचुरेटेड फैट का कंटेंट कितनी परसेंटेज होती है उसकी। तो अगर हम यहाँ पे चार्ट में देखें तो अगर हम सैचुरेटेड फैट की बात करें तो वो 7% होता है। तो जो कैनोला ऑयल है इसमें सैचुरेटेड फैट कंटेंट 7% है। डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, salts of free fatty acids and glycerols are produced in which of the following reaction। कौन सा ऐसा इनमें से ऑप्शन में से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स के साल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखें स्पोनिफिकेशन एक ऐसा अमल है जिसमें फ्री फैटी एसिड्स के साल्ट और ग्लिसरॉल प्रोड्यूस होते हैं। अगर यहाँ पे रिएक्शन को देखा जाए तो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो हमारे पास जो है वो ग्लिसरॉल बनता है और फ्री फैटी एसिड्स बनते हैं। इस तरह साथ में सोप बन रहा है हमारे पास। तो जो ये प्रोसेस है यानी कि जिसमें फ्री फैटी एसिड्स बनते हैं और ग्लिसरॉल बनता है, इनके साल्ट्स बनते हैं, जैसा कि सोप भी जो है वो एक साल्ट की ही फॉर्म है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन कहलाएगा स्पोनिफिकेशन। सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट कंटेन बीटा 1,4 लिंकेज। वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें बीटा 1,4 लिंकेज पाई जाती है। तो सेलुलोज जो है इसमें बीटा 1,4 लिंकेज पाई जाती है। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं कि इनका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं। बीटा इनका जो लिंकेज है वो बीटा है 1,4 लिंकेज, कार्बन नंबर 1 और 4 का लिंकेज है। तो सेलुलोज में ये पाया जाता है। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल नेचुरली ऑकरिंग शुगर्स आर। जितने भी हमारे पास नेचुरली ऑकरिंग शुगर्स होते हैं वो डी होते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर हम डी और एल का फ़र्क देखें तो एल एंड डी इज़ अ मीनिंग ऑफ मीन ऑफ डिस्क्राइबिंग द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल। यहाँ पे लेफ़्ट और राइट साइड पे जो हमारे पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है उसकी बेस पे हम जो है वो डी और एल नेम देते हैं शुगर्स को। जैसे कि यहाँ पे डी ग्लूकोज है और एल ग्लूकोज है। तो डी और एल में जो है वो लेफ़्ट और राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फ़र्क होता है। तो यहाँ पे अगर नेचुरली ऑकरिंग शुगर्स की बात करें तो वो सारे डी ग्लूकोज होते हैं। तो बी जो ऑप्शन है ये राइट है। नेक्स्ट है, व्हेन टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल जॉइन बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकराइड फॉर्म। जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की मदद से एक दूसरे के साथ बाइंड करके ज्वाइन करके एक दूसरे को डाइसैकराइड बनाते हैं तो वो कौन सा डाइसैकराइड बनाते हैं। तो जब भी दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कि जब भी दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो वो माल्टोज बनाते हैं जो कि एक डाइसैकराइड है। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जीन्स डीएनए सीक्वेंस इनटू अ सीक्वेंस ऑफ आरएनए इज कॉल्ड। जब हम एक डीएनए के जीन के सीक्वेंस को एक आरएनए के सीक्वेंस में चेंज कर रहे होते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है। बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि जो डीएनए होता है, यहाँ पे जैसे कि हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इस आरएनए का बनना डीएनए से बेसिकली ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो सी ऑप्शन जो है ट्रांसक्रिप्शन ये राइट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड हैज एन अमाइड साइड चेन। और कौन सा अमाइनो एसिड है इनमें से जिसके पास एक अमाइड साइड चेन होती है। तो यहाँ पे अगर हम एस्पेराजीन देखें तो एस्पेराजीन का स्ट्रक्चर में हम वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि इसके पास एक अमाइड साइड चेन है, जैसे कि C डबल बॉन्ड ONH2। ये एक अमाइड साइड चेन है इस अमाइनो एसिड में, तो इसलिए एस्पेराजीन जो है ये राइट ऑप्शन है।
नेक्स्ट है, दिस इज अ कॉमन प्रोटीन हार्मोन मेड इन दी पैंक्रियाज। तो जैसा कि इन्होंने हमसे पूछा है कि पैंक्रियाज प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक प्रोटीन नेचर हार्मोन है, तो वो कौन सा है? तो जाहिर है इंसुलिन जो है। डायग्राम में भी अगर हम देखें तो पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाता है। पैंक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स जो होते हैं वो पैंक्रियाज बनाते हैं, पैंक्रियाज में मौजूद होते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन का बेसिकली फंक्शन ये है कि ये ग्लूकोज को ब्लड में इसकी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम करता है और मसल में अपटेक करवाता है ग्लूकोज की। इसी तरह लिवर में जो है वो ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करवाता है ताकि ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो कम हो। तो इंसुलिन का यही बेसिकली फंक्शन है और ये एक प्रोटीन नेचर हार्मोन है और पैंक्रियाज इसको बना रहा होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है इंसुलिन ये राइट है। नेक्स्ट है, दीज प्रोटीन्स रिलाई सिग्नल फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर। इनमें से कौन सी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरी बॉडी के दूसरे पार्ट तक रिलाय सिग्नल का काम करती हैं, यानी कि सिग्नल पहुंचाने का काम करती हैं। तो हम जानते हैं हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसा कि यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है, इसमें भी हम देख सकते हैं कि कैसे जो हमारे पास जीटीपी जब जीटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो हमारे पास एंजाइम है एसिटाइल एडिनिलाइट साइक्लेज, ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर रहा है। और इसी तरह जो हार्मोन्स होते हैं ना, इनका ये काम होता है कि बॉडी के एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट में सिग्नल्स को पहुंचाने का काम इन्हीं का होता है। तो इसलिए हार्मोन्स जो हैं ये सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, दीज प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग अरेंजमेंट इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स के अंदर अरेंजमेंट का जो काम है प्रोटीन्स, वो कौन सी प्रोटीन है जो रिस्पॉन्सिबल हैं बिल्डिंग अरेंजमेंट इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स में मतलब कि ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर को, बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने में कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं? तो जो बिल्डिंग का काम करती हैं वो स्ट्रक्चर प्रोटीन्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन दिखाए गए हैं कि प्रोटीन्स का ह्यूमन बॉडी में क्या काम है। जैसे हीमोग्लोबिन जो है ये प्रोटीन इन नेचर है, इसी तरह एंजाइम्स भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन का काफ़ी ज़्यादा जो है वो परसेंटेज मौजूद होती है। इसके अलावा हमारे मसल्स बनाने में प्रोटीन हेल्प करती है। तो डिफरेंट जो प्रोटीन्स होती हैं वो स्ट्रक्चर प्रोटीन्स जो होती हैं वो हमारी बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे काम कर रही होती हैं ऑर्गेनिजम्स में। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉन पोलर। इनमें से कौन सा अमीनो एसिड है जो नॉन पोलर है? बाकी सारे जो हमारे पास तीन ऑप्शन हैं वो पोलर अमीनो एसिड्स हैं, जबकि विलाइन जो है ये, जैसा कि स्ट्रक्चर में भी हम देख सकते हैं इसका, तो ये एक नॉन पोलर अमीनो एसिड है विलाइन। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, नॉन ग्लिसराइड्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। हमारे पास नॉन ग्लिसराइड जो होते हैं उनमें कौन से मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं? तो जो हमारे पास बेक्सिस हैं, बी ऑप्शन, ये भी हमारे पास नॉन ग्लिसराइड हैं, फैट्स हैं। और इसी तरह स्पिंजो लिपिड्स जो हैं ये भी नॉन ग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स हैं। तो दोनों ही वो लिपिड्स हैं जो नॉन ग्लिसराइड हैं, तो ये हम डी ऑप्शन को राइट कहेंगे बिकॉज बोथ बी एंड सी ये राइट ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन राइट है। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे हमने लिपिड्स की कैटेगरीज में देखा है कि नॉन ग्लिसराइड के नीचे वैक्सेस और स्पिंजो लिपिड्स लिखा हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन ही ठीक हैं। तो डी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है, प्रेजेंस ऑफ टू डबल बाउंड इन स्टीरिक एसिड फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो स्टीरिक एसिड होता है इसमें टू डबल बाउंड मौजूद होते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें अगर स्टीरिक एसिड का, तो ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है और इसमें जो है वो दो डबल बाउंड मौजूद होते हैं। तो इससे कौन से दो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनते हैं? तो इससे जो है नेक्स्ट जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनता है वो है ओलिक एसिड। ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट मैसेंजर आरएनए कोडॉन टू स्पेसिफाई एन अमीनो एसिड इज कॉल्ड।
पहला मैसेंजर आरएनए कोडॉन कौन सा होता है जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस जो है यानी कि फर्स्ट अमीनो एसिड की जो सिंथेसिस है वो स्टार्ट होती है, तो वो हमेशा जो है वो AUG होता है। AUG जो बेसिकली मिथ्योनिन को कोड करता है, मिथ्योनिन अमीनो एसिड को कोड करता है, और ये पहला स्टार्ट कोडॉन भी इसको कहते हैं, और ये पहला कोडॉन होता है मैसेंजर आरएनए पर। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजेस्टिव एंजाइम इज इनकरेक्टली मैच्ड विद इट्स सबस्ट्रेट। कौन सा ह्यूमन डिजेस्टिव एंजाइम है जो इनकरेक्टली मैच करता है सबस्ट्रेट के साथ। तो यहाँ पे अगर हम पेप्सिन देखें तो पेप्सिन प्रोटीन की डिजेशन करवा रहा है, ये सही मैच किया हुआ है। इसी तरह लाइपेज जो है वो फैट की करवाता है, और पेंक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च की करवाता है, तो ये तीनों ऑप्शन ठीक हैं। बाकी जो मिसमैच है वो ये है कि ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन कभी भी स्टार्च की डिजेशन नहीं करवाता, बल्कि ये जो है प्रोटीन की डिजेशन करवाता है। अगर हम यहाँ पे देखें इंट्रोपेप्टाइड्स पेप्टाइडेज जो है वो हेल्प कर रहा है कि यहाँ पे ट्रिप्सिनोजिन जो है इनएक्टिव फॉर्म है इस एंजाइम की, तो ये जब एक्टिव होता है तो ट्रिप्सिन बनाता है, और ट्रिप्सिन जो एक्टिव फॉर्म है ये प्रोटीन की डिजेशन करवाती है, करवाने में हेल्प करता है। तो स्टार्च यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये मिसमैच है, तो सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, ह्यूमन कैन नॉट डिजेस्ट सेलुलोज बिकॉज। ह्यूमन जो हैं वो सेलुलोज को डिजेस्ट क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज जो ह्यूमन है इनमें वो एंजाइम ही मौजूद नहीं है जो सेलुलोज की डिजेशन करे। ह्यूमंस लैक प्रॉपर एंजाइम, तो डी ऑप्शन जो है ये राइट है। नेक्स्ट है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स विद इन अ सेल वुड बी दी एग्जाम्पल ऑफ। जब भी ऑक्सीडेशन की बात होती है, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन हो रही है यानी ब्रेक डाउन हो रही है, तो ये काम जो है यानी कि लार्जर मॉलिक्यूल्स का स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूटना बेसिकली एग्जांपल है कैटाबोलिज्म की, तो सी ऑप्शन जो है ये राइट है। नेक्स्ट है, द आइडियल वेक्टर सिस्टम वुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक आइडियल जो वेक्टर सिस्टम होता है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, तो इसके तीनों ऑप्शन ही राइट हैं, बिकॉज जो आइडियल वेक्टर सिस्टम होता है उसमें वो डिटेक्टेबल नहीं होता, उसको जो इम्यून सिस्टम है किसी भी उसके होस्ट का वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसी तरह उसको नॉन इन्फ्लेमेटरी होना चाहिए, और जो एक आइडियल वेक्टर सिस्टम है उसको एडिक्वेट कैरिंग कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन जो है ये राइट हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव जो है डी ऑप्शन ये राइट है। नेक्स्ट है, होलो फैट मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड। अगर फैट का मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्यूशन में होगा तो वो क्या बनाएगा, वो एक स्ट्रक्चर बनाएगा सर्कुलर, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइड्रोफिलिक हेड है और फैटी एसिड्स का, और टेल्स जो हैं वो एक दूसरे को फेस कर रही हैं, हाइड्रोफोबिक टेल्स एक दूसरे को फेस कर रही हैं फैटी एसिड में। ये लिपिड बाइलेयर है जो कि सर्कुलर शेप में आ जाती है जब इसको एक सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो ये बेसिकली कहलाती है लिपोसोम। डी ऑप्शन जो है वो राइट है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये लिपोसोम का है। नेक्स्ट है, जीन थेरेपी कैन बी यूज्ड फॉर। जीन थेरेपी जो है वो पार्किंसन डिजीज के लिए जो है वो की जाती है, तो जो बी ऑप्शन है ये राइट है। यहाँ पे जीन थेरेपी दिखाई गई है कि इस तरह से डिफरेंट जो एरियाज हैं ब्रेन के वहाँ पे जीन थेरेपी के थ्रू इसको जो है वो ट्रीट किया जाता है पार्किंसन डिजीज को, तो बी ऑप्शन जो है ये राइट है। नेक्स्ट है, नॉन ह्यूमन प्राइमेट सिमिलरिटीज विद ह्यूमन। जो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स हैं उनकी बिकॉज वो ह्यूमंस के साथ इसलिए ज़्यादा सिमिलरिटीज़ रखते हैं बिकॉज ये ह्यूमंस और नॉन ह्यूमन प्राइमेट जो हैं ये सारे ही प्राइमेट ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए इनमें जेनेटिक सिमिलरिटीज़ भी पाई जाती हैं काफ़ी हद तक। इस तरह जो फिजियोलॉजी है, जैसा कि यहाँ पे हम मंकी और एक वुमेन को देख सकते हैं, तो फिजियोलॉजिकल काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ फिजियोलॉजिकली भी पाई जाती हैं। इसी तरह एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं नॉन प्राइमेट में और ह्यूमन में, तो नॉन ह्यूमन प्राइमेट में, तो इसलिए ऑल ऑफ अबव जो है वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, वैक्सीनिया वायरस इज आइसोलेटेड फ्रॉम। वैक्सीनिया वायरस बेसिकली ये पॉक्स वायरस की तरह नजर आता था, और इसको आइसोलेट भी जो है वो पॉक्स वायरस से किया गया था। ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, इसकी आउटर सरफेस है, इनर सरफेस है, सेल कोर वाल है, फिर कोर है, कोर के अंदर डीएनए जीनोम मौजूद है और विरोन एंजाइम्स भी मौजूद हैं। तो बेसिकली इस एक वैक्सीनिया वायरस की यहाँ पे डायग्राम है और इसको आइसोलेट किया गया था पॉक्स वायरस से, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है।
नेक्स्ट है Langerhans cells are the key for transcutaneous immunization। जो transcutaneous immunization होती है यानी कि स्किन से रिलेटेड जो इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है वैक्सीन के थ्रू, वो वैक्सीन बेसिकली प्रिपेयर्ड की जाती है Langerhans सेल्स से। वो कौन से Langerhans सेल्स होते हैं? वो डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। डेंड्राइटिक सेल्स का बेसिकली जो है काम वो ये है कि ये लैम्फ नोड में भी मौजूद होते हैं और ये क्या करते हैं कि ट्यूमर साइड पे जाके जो भी हमारे इम्यूनिटी में इन्वॉल्व टी सेल्स हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, उनको जो है स्टिमुलेट करते हैं कि वो जो है इम्यूनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं हमारी बॉडी में और ट्यूमर सेल से जो है वो फाइट करें। तो डेंड्राइटिक सेल्स बेसिकली वो Langerhans सेल्स हैं जो ट्रांसक्यूटेनियस इम्यूनाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है एथिकल इशू दैट मेक नॉन ह्यूमन प्राइमेट लीस्ट एक्सेसिबल मॉडल फॉर इन्फ्लुएंजा रिसर्च। वो कौन से एथिकल इश्यूज हैं जो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाते हैं इन्फ्लुएंजा रिसर्च के लिए, लीस्ट एक्सेसिबल बनाते हैं फॉर इन्फ्लुएंजा रिसर्च? तो वो ये हैं कि इनका यूज़ करना और हस्बेंड्री रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट हो सकती हैं, उनकी भी प्रॉब्लम्स का कर सकता है। इस तरह रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रेंड पर्सनल का की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो इसलिए ऑल ऑफ अबव जो डी ऑप्शन है ये राइट है कि ये वो सारे एथिकल इश्यूज का हो सकते हैं, बायस बन सकते हैं जो कि नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स को लीस्ट एक्सेसिबल बनाएंगे फॉर इन्फ्लुएंजा रिसर्च। नेक्स्ट है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज। जो स्किन की आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है। यहाँ पे हम एपिडर्मिस को देख सकते हैं, सबसे ऊपर एपिडर्मिस होती है विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। इससे नीचे जो है वो डर्मिस होती है और फिर सबसे नीचे जो है सबक्यूटेनियस टिश्यू दिखाए गए हैं। तो बेसिकली जो आउटर मोस्ट लेयर है स्किन की वो एपिडर्मिस कहलाती है। तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है डिजीज बर्डन इंक्लूड। अगर जो डिजीज है उसका क्या बर्डन हो सकता है, उसमें जाहिर है फिजियोलॉजी ऑफ डिजीजेस भी हो सकती हैं कि किस तरह से बीमारी हो रही है, इसके क्या काजेज हो रहे हैं, क्या वजह बन रही है। इसी तरह एज विद विच एन इन्फेक्शन स्प्रेड, तो डिजीज़ की वजह से जो है इन्फेक्शन फैल भी सकता है। इसी तरह पैथोजेनिसिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबल एजेंट, जो रिस्पॉन्सिबल एजेंट है किसी भी डिजीज़ के पीछे उसकी पैथोजेनिसिटी यानी कि उसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ अबव जो है वो राइट ऑप्शन है डिजीज़ को लेकर। नेक्स्ट है फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल इन्वॉल्व। फेज़ 2 क्लिनिकल जो ट्रायल किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे अगर हम देखें फेज़ 0, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4 के क्लिनिकल ट्रायल बताए गए हैं। तो फेज़ 0 में क्या होता है बेसिकली कि हम माइक्रो डोजिंग स्टडी करते हैं, यानी कि हम बहुत ही स्मॉल ड्रग डोज देते हैं 10 to 15% को। तो माइक्रो डोजिंग दी जाती है, बहुत ही स्मॉल ड्रग को यूज़ किया जाता है टेस्ट करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स में। तो फेज़ 0 में जो है वो माइक्रो डोजिंग की स्टडी की जाती है, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो राइट है। एंड नेक्स्ट है एक्सोसोम्स आइसोलेटेड फ्रॉम ट्यूमर पेप्टाइड pulse DS could prime efficiently in vivo cytotoxic T lymphocyte capable of growth of established tumors। तो अगर यहाँ पे एक्सोसोम्स की बात हो रही है, एक्सोसोम्स बेसिकली क्या होते हैं, यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो लाइसोम डिग्रेडेशन के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो वेसिकल्स की फॉर्म में, उन वेसिकल्स की फॉर्म में जो हमारे पास प्रोडक्ट होती है लाइसोमल डिग्रेडेशन के बाद, उसको जब वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ मूव करती है तो उसको एक्सोसोम कहते हैं, यानी कि उस बेसिकली उस वेसिकल को हम एक्सोसोम कहते हैं। तो जब उसको ट्यूमर सेल से सेपरेट आइसोलेट किया जाता है तो वो इन वीवो किया जाता है और ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स लैम्फोसाइट जो होते हैं ये इसको इनेबल करता है कि वो ग्रोथ करें और एस्टैब्लिश करें, कैपेबल ऑफ ग्रोथ ऑफ एस्टैब्लिश ट्यूमर्स। तो इसका बेसिकली अप रेगुलेटिंग यानी कि रेगुलेशन में काम होता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना एक्सोसोम्स की मदद से वेसिकल की फॉर्म में प्रोडक्ट जो होती है उसको एक्सोसोम्स की मदद से जो है एक सेल के एक पार्ट से दूसरे सेल के पार्ट में लेके जाना एक्सोसोम्स का काम है। तो ये बेसिकली इसको हम कह सकते हैं कि ये अप रेगुलेटिंग है। तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है दी प्रैक्टिस ऑफ मॉनिटरिंग द इफेक्ट ऑफ मेडिकल ड्रग आफ्टर दे हैव बीन लाइसेंस्ड फॉर यूज
especially in order to identify and evaluate previously unreported adverse reaction is known as। जब भी अगर हम ड्रग्स की बात करते हैं तो अगर हम मेडिकल ड्रग्स के इफ़ेक्ट को मॉनिटर करना चाहते हैं, ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि हम मॉनिटर कर सकें कि क्या मेडिकल ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स हैं, जब हमें एक दफ़ा लाइसेंस मिल जाता है कि उसको हम यूज़ कर सकें, उन ड्रग्स को हम यूज़ कर सकें, स्पेशली ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो प्रीवियसली अनरिपोर्टेड एडवर्स इफेक्ट हुए थे या एडवर्स रिएक्शंस हुए थे। तो इस प्रोसेस को बेसिकली हम कहते हैं फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस जो है ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है हम जो है रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं। इसके अलावा कम्प्रिहेंसिव क्लिनिकल पीवी और इसके अलावा हम डिफरेंट जो मेडिकल ड्रग्स होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी सॉर्टिंग करते हैं, तो उनके एडवर्स इफेक्ट को चेक करते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है नॉन ह्यूमन प्राइमेट सिमिलरिटीज़ विद ह्यूमन। नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स की जो सिमिलरिटीज़ होती हैं ह्यूमंस के साथ, वो जेनेटिकली भी होती हैं, यानी कि हमारे जेनेटिक्स भी काफ़ी मिलती जुलती है, फिजियोलॉजिकली भी होती हैं अगर फिजिकल अपीयरेंस में हम देखें, और एनाटॉमिकली यानी कि स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में और ह्यूमंस में। तो ऑल ऑफ अबव जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल डज डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर। वो कौन सा सेल साइकिल का फेस है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होती है। तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें तो जो हमारे पास G1 फेस है इसमें तो ग्रोथ हो रही है, जो हमारे पास इंटरफेस की S फेस है इसमें ग्रोथ हो रही है और डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। बेसिकली S फेस में ही डीएनए की सिंथेसिस होती है और डीएनए की डुप्लीकेशन होती है और डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। तो बेसिकली जो बी ऑप्शन है S फेस ये राइट है। Next, in which of the following acid the glucose broken down into first carbohydrate metabolism? It is it। अब यहाँ पे हम अगर देखें ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस देखें कि किस तरह से ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है, तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, बेसिकली ग्लूकोज जो फर्स्ट अमाइनो एसिड में चेंज होता है वो फर्स्ट अमाइनो एसिड पायरुविक एसिड होता है। बिकॉज अगर हम ग्लाइकोलिसिस को देखें प्रोसेस को, तो ग्लूकोज जब टूटता है तो दो पायरुविक एसिड बनते हैं। तो पहला जो हमारे पास फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की रिजल्ट में जो अमाइनो एसिड बनेगा वो होता है पायरुविक एसिड। तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच एन अमाइनो एसिड लूजेस इट्स अमाइनो ग्रुप। वो प्रोसेस जिसमें अमाइनो एसिड अपना अमाइनो ग्रुप लूज करता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं डी अमाइनेशन, यानी कि इस अमाइनो ग्रुप का रिमूव कर देना, लूज कर देना। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। जैसा कि यहाँ पे ग्लूटामेट जो है इसने अपना एक अमाइनो एसिड जो है NH3 इसको लूज किया है, और ये किसकी मदद से किया है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से, और ये चेंज हो गया है अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। तो इस तरह से अमाइनो ग्रुप जो है जब किसी भी अमाइनो एसिड से रिमूव होता है तो इसको हम कहते हैं डी अमाइनेशन। Next है in DNA and RNA the phosphodiester bond linkage between dash carbon atom of one sugar molecule and dash carbon atom of another molecule। अगर हम जो है वो DNA का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर देखें तो उसमें डिफरेंट जो बेस पेयर होते हैं। तो अगर हम बैकबोन की बात करते हैं DNA और RNA दोनों की, तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल होता है उसकी कार्बन नंबर, एक शुगर मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 3 का बाउंड बना हुआ है दूसरे शुगर मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 5 के साथ, और इस सर्कल में हम देख सकते हैं कि ये जो बाउंड है इसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बाउंड। बेसिकली ये कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5 शुगर के दरमियान ये बाउंड लिंकेज होता है जिसको हम फॉस्फोडाइस्टर बाउंड कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है, बिकॉज पहला अमाइनो एसिड जो होगा उसका कार्बन नंबर 3 होगा, पहला जो हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल होगा उसका कार्बन नंबर 3 होगा, और दूसरा शुगर मॉलिक्यूल जो होगा उसका कार्बन नंबर 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें, यहाँ पे क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर अगर हम डिटेल में देखें तो क्रोमेटिन फाइबर में हमें नज़र आ रहे हैं कि बहुत सारे जो हिस्टोन प्रोटीन है उनके ऊपर जब डीएनए रैप करता है तो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है। तो इस जो क्रोमेटिन होता है इस क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक यूनिट जो कहलाएगा वो होता है न्यूक्लियोसोम।
सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है प्रोटीन कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 2 कॉपीज ऑफ ईच ऑफ डैश टाइप ऑफ हिस्टोन। जो कोर होता है स्टोन प्रोटीन का, बेसिकली न्यूक्लियोसोम में जो कोर होता है प्रोटीन का, इसमें 2 कॉपीज होती हैं हर हिस्टोन प्रोटीन की। जो हर टाइप होती है, बेसिकली इसकी 4 टाइप्स होती हैं हिस्टोन। 4 टाइप ऑफ हिस्टोन होते हैं और हर टाइप ऑफ जो हिस्टोन है उसकी 2 कॉपीज मौजूद होती हैं न्यूक्लियोसोम में के कोर में। तो यहाँ पे हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो H2B, H2A, H4 और H3 ये 4 टाइप्स हैं हिस्टोन की, जो कि न्यूक्लियोसोम कोर के अंदर मौजूद हैं। तो जो सी ऑप्शन है ये राइट है। नेक्स्ट है ड्रोसोफिला हैज डैश लाइनेज ग्रुप। ड्रोसोफिला के 4 लाइनेज ग्रुप होते हैं बिकॉज इसके 8 क्रोमोसोम होते हैं टोटल और इसके 4 लाइनेज ग्रुप होते हैं। 3 जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं और एक जो होता है एक्स और वाई वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो जो लाइनेज ग्रुप टोटल हो गए वो कितने हो गए? 4, 3 ऑटोसोमल और एक जो ग्रुप है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम का। तो टोटल 4 लाइनेज ग्रुप होते हैं ड्रोसोफिला में। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है डैश अनवाइंड द डबल हेलिकल डीएनए। जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जब डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है यानी कि डीएनए से आरएनए बनता है, तो या डीएनए की जब रेप्लिकेशन होती है, दोनों सूरत हाल में जो हमारे पास हेलिकेज एंजाइम होता है, जैसे कि अगर हम स्ट्रक्चर भी देखें तो डीएनए के डबल स्ट्रैंड को ओपन करने का जो काम कर रहा है वो कौन करता है? वो करता है हेलिकेज एंजाइम। तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ सुपर कॉइल इज सॉल्व्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो सुपर कॉइलिंग जो होती है डबल डीएनए डबल हेलिक्स में उसको अनवाइंड करने में, उसको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उसको ओपन करने में हेल्प करता है? तो टोपोआइसोमरेज जो है, बी ऑप्शन राइट है। टोपोआइसोमरेज जो है वो सुपर कॉइलिंग जो डीएनए के अंदर होती है डबल हेलिक्स में उसको अनवाइंड में करने में हेल्प करता है, उसको ओपन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है a base substitution that causes regular codon to change into another codon that code for different amino acid is said to be। ये एक ऐसी म्यूटेशन है जिसमें एक बेस सब्स्टिट्यूशन की जाती है और ये रेगुलर कोडॉन को चेंज कर देती है एक अनदर कोडॉन में, जो कि डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। तो इसको हम मिस सेंस म्यूटेशन कहते हैं। अब मिस सेंस म्यूटेशन क्या होती है? अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे दिखाई गई है कि मिस सेंस जो म्यूटेशन है ये एक ऐसी टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन की एक टाइप है जिसमें 1 न्यूक्लियोटाइड जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, लेकिन रिजल्ट ये होता है कि ये अल्टर कर देती है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो उस टाइम ये सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को अल्टर कर देती है। जस्ट जो है एक पॉइंट पे हो रही है यहाँ पे जहाँ ग्रीन कलर में हम देख रहे हैं, लेकिन ये अमीनो एसिड को उस कोडॉन को ऐसे कोडॉन में चेंज कर देती है कि वो डिफरेंट अमीनो एसिड को कोड करना शुरू कर देता है, हालांकि वो वाला यहाँ पे नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे ग्लाइसिन जो था वो रिप्लेस्ड हो चुका है एलानिन की से, और एलानिन की से चेंज होने की वजह से जो गुआनिन था वो रिप्लेस हो चुका है, साइटोसिन की जगह ले चुका है। तो इस वजह से इसको हम मिस सेंस म्यूटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आउटकम ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इंक्लूड। पॉइंट म्यूटेशन के आउटकम्स ये होते हैं कि बहुत सारी म्यूटेशंस काज करते हैं पॉइंट म्यूटेशन, जैसा कि यहाँ पे हमने डिफरेंट देख रखी हैं। अगर हम यहाँ पे देखें टेबल तो इसमें साइलेंट, नॉन सेंस, इसके अलावा जो है हमारे पास मिस सेंस, ये सारी जो म्यूटेशंस हैं ये पॉइंट म्यूटेशंस हैं और ये पॉइंट म्यूटेशन की ही टाइप्स आती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है व्हेन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर इज सब्स्टिट्यूटेड टाइप ऑफ म्यूटेशन अकर इज। अगर एक ही बेस पेयर जो है वो न्यूक्लियोटाइड में चेंज हुआ है सिंगल, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें डायग्राम में देखें तो जो हमारे पास सी है ये चेंज हुआ है जी से। तो अगर एक जो हमारे पास सिंगल बेस पेयर चेंज हो जाए तो इसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, क्योंकि ये जस्ट एक अमीनो एसिड के चेंज, एक बेस पेयर के चेंज होने से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर जो है वो आगे डिफरेंट म्यूटेशन काज करता है, तो इस वजह से इसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। बी ऑप्शन राइट है।
Dash lack a gene product involved in synthesis of essential metabolite. ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेशन एक ऐसी म्यूटेशन है जिसमें वो जीन ही मौजूद नहीं होता, जीन प्रोडक्ट ही मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से जो है एसेंशियल मेटाबोलाइट्स बनाए जाएँ जो कि सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो सर्वाइवल ही मुमकिन नहीं है बिकॉज़ ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेशन में वो जीन प्रोडक्ट ही मौजूद नहीं होता कि वो ऐसे एसेंशियल मेटाबोलाइट्स बना सके जिससे सर्वाइवल पॉसिबल हो सके। तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉडिफिकेशन बाय। जो यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए होता है, ट्रांसक्रिप्ट होता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है मॉडिफिकेशन करके 5 प्राइम कैप ऐड करने से जो मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है सिग्मा फैक्टर इज। सिग्मा फैक्टर बेसिकली सब यूनिट है आरएनए पॉलीमरेज का। आरएनए पॉलीमरेज का जो सब यूनिट है उसको हम सिग्मा फैक्टर कहते हैं, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक प्रोमोटर फॉर आरएनए सिंथेसिस इंक्लूड। जो यूकैरियोटिक प्रमोटर होता है आरएनए सिंथेसिस के लिए, उसमें ये तीनों ही आ जाते हैं। टाटा बॉक्स भी आ जाता है, सीएटी बॉक्स भी आ जाता है, हुगनेस बॉक्स भी आ जाता है। यहाँ पे हम डायग्राम में अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास टाटा बॉक्स मौजूद है। इसी तरह बाकी तीन दोनों भी जो है ये यूकैरियोटिक प्रमोटर का काम करते हैं आरएनए सिंथेसिस के लिए। तो ऑल ऑफ अबव जो है वो राइट है। Next aims to modify the gene to enhance capabilities of an organism beyond what is normal. अगर हम ये एम रखते हैं कि हम जीन को मॉडिफाई करें, यानी कि उसमें तब्दीली लाएं, उसको चेंज करें किसी भी तरह से और उसको इस काबिल बनाएं कि वो एक ऑर्गेनिज्म में वो सब कुछ कर सके जो कि एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म पहले से कर रहा होता है। तो जब भी हम जीन को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसको इनहेंस, उसकी एबिलिटीज़ को इनहेंस करने की कोशिश करते हैं, तो ये हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में कर रहे होते हैं। यानी कि जो हम मैनिपुलेशन करते हैं जीन्स की या चेंजिंग जीन में करते हैं, तो वो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में कर रहे होते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है आरएनए कंटेन विच बेसिस। आरएनए में बेसिकली हम अगर देखें ये आरएनए का स्ट्रक्चर मौजूद है यहाँ पे। इसमें जो बेसिस होती हैं वो होती हैं गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। यहाँ पे थायमिन की जगह जो होती है वो यूरेसिल होती है, जबकि डीएनए में यूरेसिल की जगह थायमिन होती है। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स के से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो जो इंट्रॉन्स होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं एक्सोन्स की शफलिंग में। बेसिकली एक्सट्रॉन जो होते हैं, एक्सट्रॉन, उनकी शफलिंग के लिए कभी-कभी जो है वो इंट्रॉन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है अ डीएनए स्ट्रैंड विद सीक्वेंस AACG is transcribed. Which is the sequence of messenger RNA synthesis? अगर डीएनए के स्ट्रैंड है उसमें जो जीन्स का सीक्वेंस है, बेस पेयर्स का सीक्वेंस है वो ये है, तो जब इससे डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा तो उसमें क्या सीक्वेंस होगा, ट्रांसक्राइब किस तरह से, ये वाला जो जेनेटिक कोड है ये किस तरह से ट्रांसक्राइब होगा। तो ए जो है डबल ए जो है वो डबल यू के साथ बाइंड करेगी, इसी तरह सी के साथ जी करेगी, फिर जी के साथ सी करेगी और डबल ए के साथ फिर डबल यू करेगी, क्योंकि यू इसलिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं क्योंकि मैसेंजर आरएनए की बात हो रही है। फिर सी के साथ जी और जी के साथ सी, तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड। बेसिकली जो डीजेनरेसी है इसका मतलब ये है कि एक अमाइनो एसिड जो होता है उसके लिए एक से ज़्यादा कोडॉन जो है वो उसको कोड कर रहे हों। जैसा कि यहाँ पे अगर हम बॉक्स में देखें तो ल्यूसीन जो है इज इनकोडेड बाय 6 कोडॉन। इसको 6 कोडॉन जो है वो ल्यूसीन को, जस्ट ल्यूसीन एक अमाइनो एसिड है और इसको 6 तरह के कोडॉन जो हैं वो कोड कर रहे हैं। तो डीजेनरेसी जो होती है इसका मतलब ही यही होता है, जेनेटिक कोडॉन की जो जेनेटिक कोड की जो डीजेनरेसी है इसका मतलब ये है कि एक अमाइनो एसिड को एक से ज़्यादा कोडॉन जो है वो कोड कर रहे हों। तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। Next, a translation and transcription of a gene composed of 30 nucleotide would form a protein containing no more than dash amino acid. अगर एक हमने न्यूक्लियोटाइड है 30 न्यूक्लियोटाइड पर एक जीन मुश्तमिल है और उसकी हम ट्रांसलेशन करते हैं, यानी कि उसको हम प्रोटीन सीक्वेंस में यानी अमाइनो एसिड सीक्वेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो कितने अमाइनो एसिड बनेंगे?
तो हर जो 30 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो हर न्यूक्लियोटाइड को 3 अमाइनो एसिड जो 3 जो बेस पेयर जो होते हैं वो कोड कर रहे होते हैं। तो हर कोडॉन में 3 बेसेस होती हैं। इसी तरह अगर हम 3 को डिवाइड कर दें 30 पे, तो हमारे पास 10 आंसर आएगा, क्योंकि हर अमाइनो एसिड को भी 3 जो जेनेटिक कोडॉन के अंदर जो 3 बेसेस होती हैं वो कन्वर्ट कर रही होती हैं, एक अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है वो। तो 3 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 30 को हम जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। Mendel's idea that pair of characters separate during the gamete formation is called the law of बेसिकली जो मेंडल थे इन्होंने एक जो था वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का लॉ दिया था। इसका बेसिकली ये था कि ये 2 कॉपीज जो होती हैं किसी भी जीन जेनेटिक फैक्टर की, वो सेग्रीगेट कर जाती हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ गैमीट टू इंश्योर दैट ईच पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग अटेन वन फैक्टर। हर पेरेंट के पास एक फैक्टर जाता है, जैसा कि यहाँ पे डबल था। अगर हम देखें तो मैटरनल एंड पेरेंटल अलील जो है वो सेग्रीगेट किए हैं ड्यूरिंग म्योसिस, और हर एक ऑफ स्प्रिंग में एक एक जो है वो फैक्टर गया है, एक एक जीन गया है। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि गैमीट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग जो करेक्टर्स हैं, पेयर ऑफ करेक्टर जो एक साथ थे करेक्टर्स, वो अब सेग्रीगेट करके हर एक डॉटर सेल में एक एक चला गया है, तो इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है द अलील दैट मास्क द इफेक्ट ऑफ अदर इज डैश। वो अलील जो दूसरे अलील के इफेक्ट को मास्क कर दे, छुपा दे, उसको हम डोमिनेंट अलील कहते हैं। एंड मास्क अलील इज कॉल्ड, और जो मास्क अलील होता है उसको हम रिसेसिव अलील कहते हैं। जो छुपा हुआ अलील होता है, जिसको डोमिनेंट अलील छुपा देता है जिसके इफेक्ट को, उसको हम रिसेसिव अलील कहते हैं, और जो छुपाता है उसको हम डोमिनेंस अलील कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखते हैं, एक डैड है जिसके ब्राउन अगर हम कहें कि डोमिनेंट जो एक डैड है उसका डोमिनेंट आई कलर है ब्राउन, और मॉम जो है उसका रिसेसिव कलर है ब्लू। तो अगर चाइल्ड जो है इनका उसमें ब्राउन कलर डिस्प्ले हो गया और ब्लू कलर हिडन हो गया, तो इसका मतलब ये है कि जो पेरेंट्स में से जो डैड था उसका कलर डोमिनेंट था और जो मॉम था उसका आई कलर रिसेसिव था। तो डोमिनेंट वो होता है जो अपना इफेक्ट शो कर देता है, और रिसेसिव वो होता है जो अपना इफेक्ट शो नहीं कर सकता। तो सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन आउटकम इन F2 जनरेशन ऑफ अ क्रॉस बिटवीन अ टाल प्लांट एंड अ डार्क प्लांट। अगर हमारे पास एक टाल प्लांट है और एक डार्क प्लांट है, यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसका पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं। तो डबल टी जो है वो मेल के लिए और स्मॉल डबल टी जो है वो डवार्फ के लिए है। तो ये दोनों पेरेंट्स हैं, अगर इनका हम क्रॉस करवाएं तो यहाँ पे पुनेट स्क्वायर में हम F2 जनरेशन में देख सकते हैं कि जो रेशो आई है वो फिनोटिपिक रेशो जो है वो 3:1 है। तो हमारे पास जो है वो 3 टाल प्लांट आएंगे और एक डवार्फ प्लांट आएगा, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग phenotypic results are expected from the dihybrid cross of F2 generation। अगर हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे मुश्तमिल था। जैसा कि यहाँ पे हम बॉक्स में देख सकते हैं कि पुनेट स्क्वायर बनाया गया है, और हमारे पास जो F1 जनरेशन आई है उसको हमने फर्दर जब टेस्ट किया है पुनेट स्क्वायर में डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया है, तो हमारे पास जो फिनोटिपिक रेशियो आई है वो आई है 9331। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है मेंडल्स लॉ ऑफ डैश स्टेट दैट अ रैंडम assortment of maternally and parentally derived chromosome in meiosis result in gametes that have different combination of these genes। बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है सारी, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की स्टेटमेंट है। इसमें बेसिकली कहा ये जा रहा है कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो ये कहता है कि जो मैटरनली और पेरेंटली ड्राइव क्रोमोसोम होते हैं वो म्योसिस के दौरान जो है क्या करते हैं कि गैमीट्स जो होते हैं वो डिफरेंट कम्बिनेशन बनाते हैं। एक दूसरे का जो कम्बिनेशन होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस में, जैसा कि यहाँ पे हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था, तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। और इनका अगर राउंड है तो ज़रूरी नहीं है कि राउंड होगा तो उसका कलर येलो ही होगा जैसा कि पेरेंट में था, और डाटर्स में राउंड जो है उसका ग्रीन कलर भी हो सकता है, इसी तरह रिंकल्ड जो है उसका येलो कलर भी हो सकता है। तो ये जो फ़र्क था ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का,
ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बताया गया था। तो ये स्टेटमेंट जो है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की है। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है विच एंजाइम ब्रेक अपार्ट द हाइड्रोजन बाउंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए स्ट्रैंड जो होते हैं, जैसा कि यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड दिखाया गया है, इसके जो हाइड्रोजन बाउंड होते हैं बिटवीन नाइट्रोजनियस बेसिस, तो नाइट्रोजनियस बेसिस के दरमियान जो हाइड्रोजन बाउंड होता है डीएनए स्ट्रैंड में, उसको ब्रेक डाउन करने का काम जो होता है वो हेलिकेज एंजाइम का होता है। तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रिप्लेस आरएनए प्राइमर ऑन लीडिंग स्टैंड विद डीएनए। जो लीडिंग स्टैंड होता है ड्यूरिंग जो रेप्लिकेशन हो रही होती है डीएनए रेप्लिकेशन में, जो हमारे पास लीडिंग स्टैंड होता है, उसमें क्या होता है कि जो आरएनए प्राइमर होता है उसको एक एंजाइम रिप्लेस करता है, जिसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1। तो जो पॉलीमरेज 1 है, ए ऑप्शन राइट है। पॉलीमरेज 1 जो है वो क्या करता है कि प्राइमर को लीडिंग स्टैंड पे रिप्लेस करता है एंजाइम के साथ। तो ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है द एक्चुअल सिंथेसिस ऑफ डीएनए इन इकोलाई इज फंक्शन ऑफ। इकोलाई जो बैक्टीरिया है, इसके अंदर डीएनए की सिंथेसिस एक्चुअल किसका काम है? तो पॉलीमरेज 3 जो है, इसका काम ये होता है कि ये इकोलाई में डीएनए की सिंथेसिस काज करवाता है। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है सिंस द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड कैन नॉट बी लिंक्ड इन अ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड इन डीएनए डैश इज रिक्वायर्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड होता है, उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है वो लिंक्ड नहीं होती। तो ये कौन करवाता है, क्या कौन रिक्वायर्ड होता है ये डीएनए की सिंथेसिस में? तो जब भी डीएनए का जो सिंथेसिस स्टार्ट होती है, सबसे पहले आरएनए प्राइमर आकर अटैच होता है। अगर हम डायग्राम में भी देखें तो आरएनए प्राइमर 5 प्राइम वाली साइड पर आकर अटैच होता है। आरएनए प्राइमर जब अटैच होता है तो तब ही डीएनए पॉलीमरेज आकर अटैच हो सकता है, और इस लीडिंग स्टैंड के साथ या ट्रांसक्राइबिंग स्टैंड के साथ तभी जो है वो डीएनए पॉलीमरेज आकर अटैच होगा और वो न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा, बेस पेयर को ऐड करना स्टार्ट कर देगा। तो बेसिकली हमें जो सबसे पहले रिक्वायर्ड होगा वो होगा आरएनए प्राइमर। बी ऑप्शन राइट है। लास्ट जो हमारे पास सेकंड लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि न्यूक्लिक एसिड दी 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज अटैच टू द डैश कार्बन ऑफ शुगर। अगर हम फॉस्फोडेस्टर की बात करें, न्यूक्लिक एसिड की बात करें, तो हमारे पास जो फ्री हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है वो बेसिकली अटैच होता है डैश कार्बन ऑफ शुगर। शुगर के कौन से कार्बन के साथ अटैच होता है? तो वो हमारे पास 5 प्राइम एंड पर अटैच होता है। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है डीएनए रेप्लिकेट थ्रू विच प्रोसेस। डीएनए रेप्लिकेट करता है थ्रू सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में क्या होता है कि जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो टूटते हैं। तो एक एक स्टैंड जो है वो ओल्ड वाला रहता है, और जो उनको देखकर बाकी जो एक स्टैंड आता है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है, और एक जो होता है वो ओल्ड होता है। तो इस तरह से जो रेप्लिकेशन होती है डीएनए की, उसको हम सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। यानी कि जो एक हाफ पार्ट है स्टैंड का वो कंजर्व रहा है, और नया जो उसके साथ सेकंड स्टैंड है वो ग्रो कर गया है। तो इसको हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो 100 एमसीक्यूज हैं वो एंड होते हैं। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।